नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 25 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन पे रसिया ने हमला कर ही दिया। ठीक है, ये इशू जो है ना 10-15 दिनों से चल रही थी कि एक्चुअली उनके ऊपर सेना को भेजा गया पहले उनके सीमा के पास। उसके बाद दोनों देशों के बीच टेंशन चल रहा था। इन टेंशन के बीच कल के सुबह में यूक्रेन के जो रसिया के जो राष्ट्रपति है पुतिन, इन्होंने सैनिक कार्रवाई हमले करने का इजाज़त दे दिया और इनके ऊपर हमला कर दिया गया है। एक्चुअली देखो ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, ये यूक्रेन वाला, हमें इस मुद्दे को देखना है। देखिए आप इसमें क्या है ना, जो यूक्रेन है पहले क्या होता था, रूस होता था, यूएसएसआर होता था, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर का जब विखंडन हो गया 91 के आसपास, विखंडन होने के बाद बहुत सारे देश बन गए, उसमें से एक यूक्रेन भी बना। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में यूक्रेन क्या है, वो नाटो का सदस्य बनते जा रहा था। अब ये नाटो क्या है, हम इसको देखते हैं। ये नाटो क्या होता है, देखिए नाटो जो है, नाटो को हम पूरा नाम है उत्तर अंटार्कटिक संधि। ठीक है, उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन, उसको हम नाटो बोलते हैं। इस नाटो का गठन कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है, कोल्ड वॉर के दौरान विश्व जो था ना वो दो खेमे में बंट चुका था। एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसएसए के जो समूह थे ना, उस समूह मिल के क्या किया था, जिसमें आप देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ के जो क्षेत्र है, यूरोपीय जो कंट्री है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री उनके, ठीक है, और उसके बाद सोवियत संघ के खिलाफ। ये किसके खिलाफ किया था, सोवियत संघ, मतलब यूएसएसआर के खिलाफ एक समूह था। इन्होंने मिलके एक नाटो संगठन का इस्तेमाल किया, नाटो संगठन को बनाया। ये नाटो संगठन जो है वो 4 अप्रैल 1949 को एक्टिव हो गया था। ठीक है, ये उत्तर अंटार्कटिक संधि के साथ इसका सिद्धांत है। इस समूह का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में ये माना जाता है कि ये जो काम करता है वो रक्षा के सिद्धांत पे काम करता है। रक्षा के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि नाटो की कोई भी कंट्री, यदि मान लीजिए कोई भी एक कंट्री के ऊपर यदि हमला होता है तो माना जाता है कि आपने नाटो के संगठन पे हमला किया है, तो नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। किसी एक पे भी आक्रमण करने के साथ साथ सभी वो क्या होते हैं, आक्रमण माना जाता है कि आपने सभी के पे आक्रमण कर दिया। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये नाटो के अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है। राइट, तो अभी वही चीज़ें हुआ है कि ये जो यूक्रेन है ये किसके साथ जा रहा है, ये यूक्रेन नाटो के में जा रहा है। लेकिन यूएसए को लगता है, यूएसएसआर को लगता है, रूस को लगता है कि यदि नाटो का इस्तेमाल क्यों किया गया था, क्यों बनाया गया था, सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था, सोवियत संघ के खिलाफ ही बनाया गया था, तो रूस के खिलाफ ही जब बनाया जाएगा और मेरा पड़ोसी मेरे दुश्मन का दोस्त बनते जा रहा है तो ये कभी सहन होगा। यही चीज़ें दिक्कत आ रही थी, समझ गए, यही प्रॉब्लम है। और वहाँ पे अभी वॉर चालू हो गया है, ठीक है, अटैक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें कल भी मैंने बताया था, उतना डीप में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम आपका इंपॉर्टेंट है। एक बार इस इशू को समझ ले कि ये इशू क्या है, उसके बाद बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं ले। उसके बाद विजन आईएएस का जो नोट्स आएगा, विजन आईएएस का जो आपका मैगजीन आएगा, उस मैगजीन में कवर कर ले, बस ख़त्म। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, हमले के बाद मोदी ने पुतिन से बात की। तो हमले के बाद मोदी जी का पुतिन से बात चल रही है, कूटनीति चल रही है, उन्होंने चिंताएं जताई होगी कि ऐसा तरह से नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे है, ये है कि पर्यटन जो है ना वो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। ये आर्टिकल नहीं, लेकिन देखिए जो आप देखेंगे कि वर्ल्ड में यदि पर्यटन बढ़ेगा, ठीक है, वर्ल्ड में जो यदि पर्यटन भारत के अंदर बढ़ेगा तो वहाँ पे एक तो गाइडिस्ट चाहिए, ठीक है, गाइडर चाहिए जो उनको मार्गदर्शन करेंगे कि यहाँ पे ये था, ये था, ये था, समझाने वाला। सेकेंड चीज़ है, जहाँ पे वो जाएंगे उसके आसपास होटल चाहिए उनके लिए। होटल के साथ साथ वहाँ पे क्या चाहिए, वहाँ पे भी रोज़गार मिल जाएगा। उसके बाद दुकान चाहिए आसपास। तो ये एक्टिविटी चालू हो जाता है उस क्षेत्र में जहाँ पे पर्यटन का क्षेत्र डेवलप होता है। मान लीजिए कि बिहार का, मान लीजिए कि बिहार का बोध गया है, ठीक है, राजगीर जो है बोध गया, वो पर्यटन के लिए फेमस है। तो बोध गया के जो आसपास के क्षेत्र होंगे और उनके आसपास के जो गाँवें होंगे, शहर होगा, वो डेवलप होगा। क्यों डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आता होगा। टूरिस्ट आने के साथ साथ यहाँ पे मनी आता है, ठीक है, पैसे लेके वो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे वो खर्चा करने के लिए आते हैं, समय गुजारने के लिए आते हैं। तो यही चीज़ होता है। तो पर्यटन जो है ना वो रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। लेकिन कोविड के टाइम में, कोरोना महामारी के समय
आपने पता है कि लोगों का आना और जाना बंद हो चुका था। जब लोगों का आना और जाना बंद हो जाएंगे तो कहाँ से हो पाएगा चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें तो रोज़गार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सभी सरकार मिलकर अब रोज़गार को ऊपर करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आओ, सब्सिडी दे रही है कि यदि कोई आता है तो उनको अच्छे से मेहमान नवाजी किया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या हो, रोज़गार की जो समस्या उसको ख़त्म किया जा सके। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये ज़ाब वाला चीज़ें आ रही है, ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी अंदर कंट्रोवर्सी में घुसने की आपकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि चीन ने क्या किया है, अंतरिक्ष में निष्क्रिय सैटेलाइट की जो कक्षा है ना उसको बदला है। कक्षा मतलब कि ऑर्बिटर होता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इन्होंने बदला है। जिसको सैटेलाइट को जो बदला है उसका नाम है सीजान, ठीक है, सीजान है, इनका नाम ही जो होता है ना अजीब होता है, सीजान 21, ओके, सीजान 21 है, राइट। इसकी कक्षा क्या किया गया है, हस्तांतरित किया गया है, यहाँ से यहाँ पे रखा गया है, जिंगजियांग, सिंजियांग, ठीक है, तो ये जियांग लोग हैं। तो इसको बदल के ऑर्बिटर को अलग से निष्क्रिय किया गया है, ठीक है, तो इसको आप देख लें। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये जो है, परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट जारी कर दिया है, कहाँ के लिए, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जो है, कश्मीर का आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या हुआ था, इनकी राज्य की दर्जा खत्म करके 2 केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। जम्मू कश्मीर में हमने क्या किया, विधानसभा का प्रावधान रखा गया। ये विधानसभा के प्रावधान के बाद अब यहाँ पे सुचारू रूप से विधानसभा का चुनाव करवाना था, ठीक है, चुनाव। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, परिसीमन करना है, ओके, परिसीमन आयोग को गठित किया गया। अब हम देखते हैं परिसीमन आयोग के बारे में, परिसीमन आयोग होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। परिसीमन का मतलब क्या होता है, परिसीमन का तात्पर्य ये होता है कि राज्य के में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र को सीमा निर्धारित करना। क्या करना, सीमा निर्धारित करना। मान लीजिए कि ये राज्य है, ठीक है, ये पूरा राज्य है, इसमें आपके क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्रों को बांटना, ठीक है, किस आधार पर बांटा जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये उद्देश्य होता है कि जनसंख्या में बदलाव के जो सभी नागरिकों को क्या हो, समान प्रतिनिधि मिले। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में 10 करोड़ पे एक प्रतिनिधि है, कहीं पे 50,000 पे ही एक है। तो ये जो समानता है ना, समानता को बनाए रखने के लिए चीज़ें किया जाएगा, ये असमानता को ख़त्म करके एक समानता बनाया जाएगा। उसके बाद उचित विभाजन किया जाएगा, उसके बाद नागरिकों को प्रतिनिधि का सामना अवसर दिया जाएगा, ठीक है, प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर प्रदान करने की बात की जाती है। उसके बाद आप देखेंगे अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित वर्गों के लिए अलग से सीट आरक्षित किया जाता है। ये जो सीट आरक्षित करने के लिए चीज़ें जाता है, ये भी परिसीमन आयोग का ही प्रक्रिया होता है, वही निर्धारित करती है कि इस क्षेत्र में क्या हो कि SC ST के जो कैंडिडेट हो सिर्फ वही खड़ा हो सकते हैं, ओके। उसके बाद परिसीमन आयोग, परिसीमन का आयोग का जो गठन होता है संविधान के अनुच्छेद 82, ठीक है, 82 के तहत होता है। ये जो परिसीमन आयोग है, इसका नाम बदल के, पहले ये था सीमा आयोग, इसका नाम बदल के कर दिया गया है परिसीमन आयोग, ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि इसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, परिसीमन आयोग को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह किसके साथ काम करती है, यह निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है, निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। उसके बाद परिसीमन आयोग का संरचना क्या क्या होता है, परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है, न्यायाधीश होते हैं, उनके वो होते हैं। उसके बाद इसके अतिरिक्त भी शामिल होते हैं, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं शामिल। उसके बाद जिस राज्य से संबंधित है तो उस राज्य से संबंधित आयुक्त शामिल होते हैं, ओके। उसके बाद कुछ सहयोगी सदस्य भी होते हैं जो राज्य से 10 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, राज्यों से मतलब लोकसभा से 5 और राज्य से संबंधित 5, ओके। तो 5वां चीज़ें किया जाता है। इसमें स्पीकर बाग का भी चीज़ आता है। तो ये सारी चीज़ें दिया गया कि ये अधिकारी को भी बुलाया जा सकता है, ये सब काम किया जाता है। लेकिन इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल क्या होता है, किसके द्वारा गठन किया जाता है, अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ, परिसीमन का मतलब होता क्या है, राइट। चलिए आर्टिकल की ओर चलते हैं, न्यूज़पेपर की ओर। न्यूज़पेपर में यही चीज़ें दिया हुआ था। इसमें नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर नाटो था, तो नाटो का मैंने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। उत्तर अंटार्कटिक जो संगठन है उसको हम नाटो बोलते हैं। ये यूक्रेन इशू वाला ही चीज़ें यहाँ पे दिया रहेगा, तो इसको हमें उतना डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है।
अब ये बताया जा रहा है भारत के रुख से ना रूस खुश है, लेकिन यूक्रेन जो नाराज़ है, क्योंकि भारत ने समर्थन देने के लिए किया था आग्रह, ठीक है, बोले कि स्थिति पर नज़र है और बात की गई थी कि संभावना जो है ना वो शांति बनाए रखे। मतलब कि उन्होंने खुल के अभी तक रूस का हमने क्या नहीं किया है, रूस का खिलाफ में नहीं बोला है, ठीक है, विपक्ष में नहीं बोला है, हम एक कूटनीतिक तौर पे खड़े हुए हैं, वही चीज़ किया जाता है। ओके, और चाइना ने भी, आप देख सकते हो, चीन ने भी सैन्य कार्रवाई के आलोचना से किया इनकार, उन्होंने भी कार्रवाई नहीं किया था क्योंकि उनका तो फ्रेंड ही है चाइना, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के रुख से जो यूक्रेन जो है वो खुश नहीं है, लेकिन हम क्या है, हम डिप्लोमेसी तौर पे यूएसए और रूस के बीच में एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। हमने यदि रूस का साथ बहुत ज़्यादा दे दिया तो यूएसए नाराज़ हो जाएगा, यदि यूएसए का साथ दे दिया पूरा नाटो का तो हमसे रूस नाराज़ हो जाएगा। तो हम एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो ज़रूरत है अभी, हमें बैलेंस दोनों की ज़रूरत है, हमें किसी एक का ज़रूरत नहीं है, और हम नैम कंट्री है, हम किसी एक में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। हम नैम है मतलब नॉन अलायंस मूवमेंट जो है हमारा जो चला था वो चीज़ें हमें, ओके, नैम। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर एक चीज़ बताया जाता है कि आर्टिकल एडिटोरियल में, ये जीएस पेपर 2 से आपका होगा, यह केवल प्रतिनिधि, मतलब ये था कि रूस पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन रूस को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप देख सकते हो कि रूस को कब से प्रतिबंध ही लगाया जाता है, तो रूस को इस प्रतिबंध से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरकार उसने क्या किया, अटैक कर ही दिया, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें समर्थन करने की ज़रूरत थी रूस को। इसमें जो इनका इतिहास बताया जाता है, क्या नाटो देश के लिए जंग को जो है ना कूदेंगे, ये जो जंग है नाटो क्या इसमें कूदेगा या नहीं कूदेगा। अब राइटर के द्वारा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब ये है कि नाटो के सहयोग के लिए आता है और नाटो को इसमें क्या रोल होगा, अब राइटर इसमें बात करते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो ये है, ये पर्यावरण से आप लिंक कर सकते हैं। इसमें ग्लेशियर पिघलने के खतरे को अनदेखा किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्लेशियर जो पिघला जाएगा वो भारत, नेपाल, भूटान और चीन के जो क्षेत्र है ना उसमें तकरीबन 650 से ज़्यादा ग्लेशियर जो है ना ग्लोबल वार्मिंग मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण ये पिघल रहा है। आपने उत्तराखंड के अंदर भी देखा होगा किस तरह से पानी का बहाव आया था जिससे बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, ठीक है। तो ये ग्लेशियर जो पिघलना होता है ना वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा तो बर्फ़ जो है ना वो पिघलेगा, अब बर्फ़ पिघलेगा तो कहाँ पे आएगा, समुद्र में जाएगा, तो समुद्र का लेयर तो बढ़ता है ना, तो उसके क्या होता है, तटीय जो राज्य होता है, तटीय जो क्षेत्र होता है उसकी क्या होती है, नुकसान होती है। उसके साथ साथ ये पिघलने के साथ साथ इसके बांध टूट जाता है, ठीक है, ये सब होने से भी बहुत ज़्यादा क्षति होती है। यही बात किया जाता है इस आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं। इस पेज के अंदर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे हैं कि कृषि क्षेत्रों में आधुनिक बनाने के लिए तकनीकी पे जोर दिया जा रहा है, जिससे कि क्या होगा कि टेक्नोलॉजी जैसे ई नाम है, ठीक है, ई नाम जो है ये क्या है कि सीधा सीधा आपके पोर्टल से जोड़ा जाता है किसानों को, जिससे कि क्या होगी कि उनको उचित मूल्य मिल सके। उसके बाद आप जैसे देख रहे हो कि ड्रोन से जो कीटनाशक का छिड़काव चालू किया गया था, तो ये सारी चीज़ें हो रहा है जिससे कि क्या होगा कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल पाए इनमें, ओके। अब देखिए आज से जो है ना वो भुगतान शेयर बाज़ारों में लेन देन जो है ना एक दिन में हो जाएगा। पहले ये होता था कि आप शेयर आज बेचोगे, आपका सेटलमेंट एक हफ्ते के बाद होगा, लेकिन अब एक दिन में ही हो जाएगा क्विकली। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे शेयर बाज़ार में निवेश की बढ़ावा होगी, निवेश ज़्यादा मिलेगा, ओके। एक चीज़ पीयूष गोयल जी के द्वारा बताया जाता है कि भले ही महंगे हो लेकिन आप देश का खरीदें। ये स्वदेशी का ना थोड़ा सा मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी तो महंगी होगी स्वदेशी वाला, लेकिन आप भारत का ही चीज़ों को खरीदें, जिससे कि क्या होगा कि लोगों का रोज़गार होगा। सही बात है कि भारत का चीज़ें खरीदा जाएगा तो लोकल जो हमारा जो देश के अंदर है उसमें रोज़गार होगा, तो आपका भी रोज़गार होगा। तो इनडायरेक्ट रूप से यदि आप थोड़ा सा महंगा भी खरीदते हैं तो लाभ उसको आप ही को होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बात की जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो इस पेज के अंदर आज ही इतना ही आर्टिकल था जो हमने कवर किया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्टिकल है वो यूक्रेन विवाद पे ही है, ओके। तो हमने यूक्रेन विवाद को देख लिया है एक बार अच्छे तरीके से, अब हम इसको डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे, राइट। अब हम जो भी चीज़ें कवर करना है तो विजन के मैगजीन से आप कर लें, उसमें हर एक एंगल हर एक एनालिसिस के साथ आपको मिल जाएगा। तो 1 मार्च से हमारा जो है ना आंसर राइटिंग प्रोग्राम चालू होने वाला है।
तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, प्लान किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है। तो लाइव क्लास भी हम लेने का सोच रहे हैं, लाइव क्लास हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास ही होगा। उसमें हम बता दें कि वो सारे शेड्यूल आपको मॉड्यूल बता दिया जाएगा, उसमें किस चीज़ों के लिए के बात करेंगे। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है फर्स्ट डे से आपकी आंसर राइटिंग का, क्या होता है कि आप पहला दिन क्या क्या सोचना चाहिए, आपको किस थिंग के साथ चलना सोचना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एंगल बताएंगे सोचने का, कि इस एंगल से इस सब्जेक्ट का सोचे। ओके, आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।